नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में देश का बजट पेश करेंगी। आम से लेकर खास सभी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। करनाल में भी व्यापारियों से लेकर किसानों, गृहिणियों और युवाओं ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे अभी 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च किया है। मेरी राय में अगर हम प्रॉपर गाइडेंस और एक पूरा प्लेटफॉर्म अगर एंटरप्रेन्योर्स को देंगे तो उससे उनको एक पाथवे दिखेगा। दिस विल हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है सर, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सर स्पेशल प्रोविजंस किए जाने चाहिए, क्योंकि सर जो यूथ है हमारे देश का, वो हमारे देश का एक ग्रोथ पिलर है। उसकी तरक्की के बिना देश तरक्की बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और अभी कोविड की वजह से हमने रिसेंटली देखा कि बेरोजगारी बढ़ी है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को इस सेक्टर में सर स्पेशल प्रोविजन करना चाहिए थ्रू स्किल डेवलपमेंट, या इवन जो सरकारी रोजगार है वो भी बढ़ने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और हमारा देश जो है तरक्की की राह पर अग्रसर हो। हम तो केंद्र सरकार से यही मांग करेंगे जी, एक तो जो ये एमएसपी का प्रबंध करें, एमएसपी की गारंटी दें और एमएसपी जो है ना, हर एक जमींदार को, छोटे बड़े को एमएसपी पे उसकी फसल बिकनी चाहिए। नंबर 2, जो मंडियों में जमींदार की फसल की दुर्गति होती है, जैसे कि आपने पीछे जिलों के टाइम में भी देखा कि 1-1 किलोमीटर की लंबी कतारें पे ट्रालियां अड़ी हुई हैं और 2-2 दिन जमींदार ट्राली के ऊपर मजबूर वहीं पड़ा रहा है भूखा प्यासा। तो ये दुर्गति किसान की नहीं होनी चाहिए। जब फसल लेके आता है किसान तो उसकी एमएसपी पे फसल बिकनी चाहिए। और जो मंडीकरण है वो मंडी जारी रहना चाहिए। जमींदार का और आड़ती के बिना, मंडी के बिना जमींदार की फसल प्रॉपर नहीं बिक सकती। मेन प्रॉब्लम तो खाद बीज की है। खाद बीज टाइम पे नहीं मिलता। पहले डीएपी नहीं मिला, फिर यूरिया नहीं मिला। अब यूरिया के लिए लाइन लगी हुई है। लेडीज वगैरह सारी लाइन में लग के राशन कार्ड ले लेके घूम रही है, फिर भी यूरिया नहीं मिलता। बहुत भारी किल्लत है। ऐसे ही एमएसपी पे सरकार गारंटी कोई दे नहीं रही। एमएसपी पे बार बार कहती है, वादा कर लेती है, वादा खिलाफी होती है हर बार इसमें। और ऐसे ही जो मंडियों का सिस्टम, ये भी चलना चाहिए। मंडियों का सिस्टम में भी जब जैसे पहले भी तो मंडियाँ चल रही थी, ऐसे रूटीन में मंडियाँ चलनी चाहिए। और ये कृषि यंत्रों पर सरकार सब्सिडी देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इनको बढ़ावा देना चाहिए। जब पराली के ऊपर बैन लगाते हैं, कभी किसी तूड़ी के ऊपर बैन लगाते हैं, इसके लिए सरकार सब्सिडी दे ज़्यादा से ज़्यादा यंत्रों पर। भाई हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि किसानों के लिए, आम जनता के लिए कुछ काम करना चाहिए। बजट में उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। खासतौर पर पेट्रोल डीजल इतने महंगे हो रहे हैं, किसानों को पर डीजल की बहुत ज़रूरत होती है। डीजल ट्रैक्टर में महंगा डीजल हम चला नहीं सकते, बड़ी भारी दिक्कत आती है। कई बार टैक्स अलग से देना पड़ता है, डीजल पर अलग से टैक्स देना पड़ता है। इस बारे में डीजल और पेट्रोल को सस्ता रखा जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और ये जो उसके फसल बीमा के पोर्टल कर रखे, ये सारे उसमें इकट्ठे कर रखे। एक है, कोई आदमी किसी का पोर्टल करा जाता है, कोई किसी का पोर्टल। ये बड़ी समस्या हो रही। अनपढ़ किसान है, उसमें जो पढ़े लिखे जिसके घर में वो तो करा लेता, दूसरे के बस की बात। 80% अनपढ़ आदमी है। बजट में इन्हें आम आदमी के लिए जो डेली नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए। जो सब्जियों के दाम हैं, जो खाद्य पदार्थ की जो वस्तुएं हैं उनको, और मेनली जो है पेट्रोल डीजल जो है उसमें राहत इनको देनी चाहिए, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो बहुत सस्ता है, लेकिन हमारे इंडिया में जो है पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का ही हर चीज़ पर फर्क पड़ता है। तो मेनली मैं ये कहूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन की तरफ इनको जो है वो ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल डीजल के रेट कम करने चाहिए। खाद्य पदार्थ की वस्तुएँ जो है उनके जो है वो रेट कम करने चाहिए। और जो ऐसे अभी इन्होंने कपड़े पे और इन पे जो टैक्स लगाया था उसमें राहत देनी चाहिए। और किसान वर्ग को जो है वो फर्टिलाइज़र पर, यूरिया हो गया, अपना डीएपी हो गया, जो है उन चीज़ों पर इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से यही उम्मीद रखती हूँ कि जो बजट हो वो सभी वर्गों के लिए लाभदायक हो। जो मिडिल क्लास हैं और जो मिडिल क्लास से भी नीचे जो हैं उनके लिए लाभदायक हो। जो राशन हो, क्योंकि जो खाना है वो सबको ज़रूरी होता है, बड़े हो या छोटे हो, खाना तो सबके लिए ज़रूरी है। तो जो खाने का जो राशन सामग्री है, जो गैस सिलेंडर है, ईंधन है, जो वो बजट फ्रेंडली होना चाहिए ताकि सब अपने खाना खा सके, घर का निर्वाह कर सके। और स्पेशली गृहिणियों के लिए
जो है वो जो बजट है वो लाभदायी होना चाहिए, ताकि सब अपना घर का निर्वाह अच्छी तरह से कर सके। जो लेडीज़ होती हैं वो अपना बजट जो है वो महीने में शुरू कर लेती है कि हमें क्या क्या करना है। महिलाओं के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जिस प्रकार से रसोई में खड़ी हैं, उनको गैस की मेन व्यवस्था होती है उनके लिए, वो ठीक होनी चाहिए। दूसरी, जो सब्जियां, फ्रूट या अन्य चीज़ें हैं वो महंगी नहीं होनी चाहिए। कार वगैरह आजकल चलती है तो उसके लिए तेल के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, वो सब भी नहीं होना चाहिए। कामना करेंगे कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि वैसे तो उनके संज्ञान में होगा, ये उम्मीद रखता हूँ कि रोज़मर्रा की चीज़ों में लोगों को कुछ राहत मिले, और जो आम गृहणियाँ हैं, जो घर के जो खर्चे हैं दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा ऐसा हो कि जैसे लोगों को सुहावना लगे। और बाकी मोदी जी ने केंद्र सरकार की नीतियों पे सब लोगों को विश्वास है, सबने मोहर लगाई हुई है। जो इस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, हम चाहते हैं कि इस बार जैसे सिलेंडर के दाम ना बढ़े, जो बढ़े हुए दाम उसमें घटोतरी की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। पेट्रोल के दामों में भी कमी आनी चाहिए। कच्चा तेल काफ़ी सस्ता हो चुका है, तो सरकार से उम्मीद है कि पेट्रोलों के दामों में 4 से 5 रुपए तक की कमी की जाए ताकि आम जनता को बहुत राहत मिल सके। सिलेंडर जो है वो काफ़ी महंगा है, सिलेंडर का रेट काफ़ी कम होने चाहिए, और किसी प्रकार का इस प्रकार जीएसटी में किसी प्रकार का टैक्स ना लगे, टैक्स कम से कम किया जाए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। एक आम आदमी के लिए एक अच्छा बजट होना चाहिए। तो उम्मीद ये करती है कुछ इनकम टैक्स का जो रिबेट है वो भी बढ़ाया जाएगा, उसकी जो लिमिट है वो बढ़ाई जाएगी, और पेट्रोल डीजल में थोड़ा बहुत अभी गवर्नमेंट ने रेट कम किया ही था, तो अगर वो जीएसटी में ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो और भी रेट उस पर कम आ जाएगा और लोगों को बहुत फ़ायदा रहेगा उसका। पिछली बार जो बजट आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट पब्लिक के लिए बनाया, कोई भी उसमें सही बात साबित नहीं हुई। जो बाजार के भाव थे उसमें कम से कम भी 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 100 गुना हर चीज़। पेट्रोल भी बजट इन्होंने बाहर कर दिया, डीजल बजट से बाहर कर दिया, उसके रेट बढ़े, उसके कारण हर चीज़ के हर आइटम के रेट बढ़े। उसके बावजूद जब इन्होंने रेट कम किए 15-15 रुपये 10-10 रुपये लीटर, बाजार में कोई रेट कम नहीं हुए। बाजार में हर चीज़ महंगी मिली। जो तेल पहले 80 रुपये 90 रुपये लीटर बोतल मिलती थी, सीधी 250 रुपये लीटर होगी। देखिए जी, हर साल एक नई उम्मीद के साथ व्यापारी अपनी दुकान पे आता है कि आज बजट आना है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। मतलब हमेशा आज जीएसटी बढ़ गया है, जी हमने टैक्स बढ़ा दिया है, और हम ये चाहते हैं टैक्स लो, आप टैक्स देने में कोई इतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सुविधा तो चाहिए। आप NH1 की बात करें तो इतना सा अगर टुकड़ा तोड़ा हुआ है तो पूरा का पूरा फैला के तोड़ दिया है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है। रोज़ गाड़ियों के नुकसान हो रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। एज ए व्यापारी मैं अगर टैक्स की बात करूं तो ये हमारे से जीएसटी लें, लेकिन ऐसे लें तो उनको पेट्रोल डीजल भी जीएसटी में लें ना। वो क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसका रेट कम हो जाएगा, इसलिए व्यापारी को दबाने का काम है। और कोई इनको जो सरकारें हैं इनको सिर्फ अपना पैसा चाहिए। बजट जो अब की बार आएगा, कोरोना काल को देखते हुए मेरे को लगता है कि बजट थोड़ा सा अच्छा, इनको बड़ा सोच समझ के निकालना चाहिए बजट का। जो ये जीएसटी की जो हमारे ऊपर मार पड़ती है व्यापारियों के ऊपर, वो घटनी चाहिए। हालांकि कपड़े पे इन्होंने 12% कर दिया था तो इन्होंने वापसी ले लिया। मैं तो गारमेंट्स का काम करता हूँ, 5% कर दिया, वापसी बैकआउट कर लिया था इन्होंने। बड़ा अच्छा स्टेप किया है, पर इन्होंने जूतों पे 12% कर दिया है। पर ये जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं ये सब इसके मार दो आम लोगों के ऊपर ही पड़े, जनता भी बढ़ रही है, रेट तो बढ़ते हैं, दिक्कत आती है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनको टैक्सेस के ऊपर थोड़ा ध्यान दे के, टैक्स एक नॉर्मलाइज टैक्स बना के, सारे के सारे एक जैसा टैक्स करके उसके ऊपर सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि जो टैक्सेस की जो वेरिएशन है वो ख़त्म हो और बढ़िया से बजट आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बड़ी बात यह है जी, व्यापारी वर्ग, छोटा दुकानदार टैक्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर टैक्स में रिपेयर दी जाए तो व्यापारी वर्ग में, छोटे दुकानदारों में एक राहत जो है मिलेगी। और ये जो इसकी इनकम टैक्स की सीमा है ये भी थोड़ी बढ़ाई जाए, क्योंकि सारा काम तो ऑनलाइन हो गया है। अब जो है जितनी पेमेंटें हैं, दुकान पे कस्टमर आता है, सारा पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही करता है। तो इससे अगर टैक्स में थोड़ी छूट मिलेगी तो व्यापारी वर्ग जो है उसमें एक राहत महसूस करे। देखिए, सरकार है, उम्मीद तो है कि व्यापारी और छोटे दुकानदार की तरफ सरकार ध्यान देगी, उम्मीद तो है। बाकी अपना मोदी सरकार देश को बड़े अच्छे तरीके से चला रही है, सब में खुशी की लहर है।
थोड़ा टैक्स में अगर रिबेट मिल जाती है तो सोने पे सुहागा होगा। हमारी उम्मीदें बहुत अच्छी हैं और ये सरकार हमारी उम्मीदों पर खरी भी उतरती है। और पीछे भी जितने भी बजट हमें हर साल पेश हुए हैं उनके अंदर सरकार ने जीएसटी और इनकम टैक्स का रेवेन्यू बहुत अच्छा लिया है, आम जनता ने बहुत साथ दिया है। और आगे भी हमारी प्रार्थना है व्यापारी वर्ग की तरफ से भी, आम जनता की तरफ से भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बजट पेश किए जाएं जिससे आम जनता को लाभ हो और सरकार को भी उतना रेवेन्यू आए कि देश की तरफ। इस बजट में हमें लगता है कि आम जनता की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पे थोड़ा टैक्स को कम कर दिया जाए और जो कभी कभार खरीदने की चीज़ें उनके ऊपर अपने टैक्स, जो अच्छे अमीर लोगों के हाथ में जो चीज़ें हैं उनके ऊपर वो जो। तो वहीं यमुनानगर से भी आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाले बजट पर जनता की राय सामने आई है। क्या कुछ कहना है जनता का, आपको सुनाते हैं। केंद्रीय बजट में ये सब करते हैं कि एक तो यहाँ महंगाई कम होनी चाहिए, बजट जो गृहिणियों का बिगड़ चुका है वो बजट को कंट्रोल में करें। और ये बजट सिर्फ किचन का ही नहीं, मैं कहूंगी हर तरह से बजट जो बिगड़ चुका है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप किचन में चले जाओ, आप अदर कोई भी किसी भी स्ट्रम में चले जाओ तो वहीं दिखेगा आपको हर तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार, यही चीजें रह गई हैं। और देखिए अब 134A के तहत बहुत से लोगों ने फॉर्म भरे हैं, बहुत से बच्चे फॉर्म भर के यही उम्मीद में थे कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा और हमारे यहाँ जो अपना फीस का स्ट्रक्चर है वो कम हो जाएगा। पर नहीं, 134A के तहत भी बहुत हंगामे, हर स्कूल में हंगामे हुए हैं। कहीं बच्चों को कोई रियायत नहीं मिली है, कहीं बच्चों को कोई एडमिशन नहीं मिले हैं। स्कूल वालों के पास अगर पेरेंट्स जा रहे हैं तो स्कूल वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कब तक गवर्नमेंट ऐसे मतलब ये इस टाइम जनता को बहका रही है गवर्नमेंट, मेरे हिसाब से। और जनता हर तरफ से परेशान है, इस परेशानी को दूर की जाए और जनता की सुनी जाए। बजट में हम यही अपील करेंगे, सारी लेडीज हैं आज हमारे मोहल्ले की, हमारे साथ हैं, और सभी की एक ही अपील है कि हर तरह से जो महंगाई है उसको कंट्रोल में किया जाए, बजट को स्त्रियों के, गृहिणियों के अनुकूल किया जाए और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ध्यान दिया जाए। हर तरफ से देखो, बजट तो बजट है, चाहे वो किसी भी लाइन में ले लो, हर जगह महंगाई है, हर जगह ये सब फैल रहा है। इसको कंट्रोल में करोगे तो जनता भी आप लोगों के साथ है, जनता आपसे कहीं भागी नहीं है। अगर आप इन फ्यूचर जनता से उम्मीद करते हो कि जनता सरकार के साथ हो तो जनता की भी तो सुनो। अगर जनता की सुनेंगे तो जनता ऑलवेज सरकार के साथ ही रहेगी। बजट आने वाला, केंद्रीय सरकार का बजट आने वाला है, तो मेरा ये मानना है कि केंद्रीय सरकार का बजट इस तरह से आना चाहिए कि हम गृहिणियों को देख करके सरकार को बजट बनाना चाहिए। आप ये देखिएगा किचन में कि सबसे पहले जो हमारी बेसिक नीड है वो किचन है। किचन का सिलेंडर है, दालें हैं और एक्स्ट्रा जो चीजें हैं हमारी, वो हमारा बजट इतना खराब हो जाता है, इतना बैलेंस हो जाता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा बचा ही नहीं पाते। अब आप एजुकेशन को भी ले लो, एजुकेशन में फीसें अभी मैडम ने 134 की बात की है, तो मेरा मानना है अगर हमारे पास इतने पैसे बच जाए तो हमें 134 की तरफ देखना ही ना पड़े। मेरे विचार, आदमी के विचार अपने अपने होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बजट ऐसा बनाया जाए कि गृहिणी के ऊपर लोड ना पड़े, वो खुशी खुशी अपने बच्चों की एजुकेशन पे पैसा अपनी इच्छा के अनुसार लगा सके और अपने भविष्य को सुखद बना सके। धन्यवाद। मेरे विचार में तो ये है कि जैसे बच्चों की एजुकेशन के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि जहाँ पे बच्चे मतलब एक मीडियम मिडिल क्लास जो फैमिली का बच्चा है वो एक मतलब उच्च वर्ग की स्टडी के लिए वो उसको सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है? हमारे बच्चे क्यों बाहर भाग रहे हैं? बाहर इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें फैसिलिटीज नहीं है। अगर फैसिलिटीज होंगी तो क्यों जाएंगे वो बाहर? वो बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से यही अपील करना चाहूंगी कि वो प्लीज 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 बच्चों की तरफ ध्यान दे। जो हमारा आज हमारे जो बच्चे हैं हमारे कल का भविष्य है। अगर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारा कल खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चे पिछड़ गए तो हम बिल्कुल ही, हमारा समाज बिल्कुल ही पिछड़ा वर्ग बन जाएगा। एजुकेशन का तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया है सरकार के, मतलब हम तो बहुत, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, मतलब बहुत बुरा हाल है। ओके सर, बस थैंक यू सर। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का जोरदार जुबानी हमला किया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा ने थानेसर विधायक सुभाष सुधा को खुली चुनौती दी। अशोक अरोड़ा का कहना है कि थानेसर के विधायक सुभाष सुधा जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो सब गलत है। हमारा और विपक्ष का काम
आवाज उठाना है। विधायक सुभाष सुधा कांग्रेस पार्टी में भी रह चुके हैं और अब 7 साल से बीजेपी में हैं। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है या शिकायत है तो जनता के बीच जाएं, पुलिस से कार्रवाई करवाएं। अगर मैं कहीं पर भी दोषी पाया गया तो मैं उसी दिन राजनीति को छोड़ दूंगा और मैं खुद आत्मदाह कर लूंगा। इस टेंडर के चक्कर में हमारे कुरुक्षेत्र इन्हीं बाहर से आने वाले लोग भी आज इतने परेशान हैं कि इस सड़क की वजह से कई लोगों ने अपनी जानें चली गई। हमने उसकी आवाज उठाई तो आज एक उनकी बौखलाहट है। जहां तक मेरे ऊपर इल्जाम लाने की बात है, मैं व्यक्तिगत इल्जाम के वैसे बहुत खिलाफ हूं। वो तो जवाब मैं दूंगा उनसे कि मैंने कहाँ कब्जा किया या नहीं किया, परंतु मेरी आज उनसे एक खुली चुनौती है कि 10 साल वो कांग्रेस सरकार के अंदर भी रहे हैं और अब 7 साल से बीजेपी की सरकार में एमएलए हैं। अगर उनको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत है तो निश्चित रूप से उनको कार्रवाई करनी चाहिए, जनता के बीच ले आनी चाहिए। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन मानगुट के अध्यक्ष गुणी प्रकाश ने गुरनाम चढ़ूनी और राज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे के 45 किसान नेताओं को 750 किसानों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब इनकी मौत पर बलबीर सिंह राज्यपाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने लाल किले और तिरंगे का अपमान किया है। वहीं वो खुद भी पंजाब में इनके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे और उन्होंने कहा कि सभी 117 किसान उम्मीदवारों की जमानत नहीं बचेगी। यदि जमानत बची तो मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा। अब इन्होंने 31 जनवरी को कहा कि हम सारी जगह ये कहेंगे कि जो अविश्वास है, जो धोखा किया है माननीय प्रधानमंत्री ने, असली धोखा तो विश्वासघात तो इन लोगों ने किसानों से किया। इन्होंने कहा हम तो गैर राजनीतिक किसान मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज वही लोग किसानों की लाशों पर पैर रख के राजनीति कर रहे हैं। ये टिकैत जो अपनी दुकान बंद हो चुकी है, 31 को फिर से वो दुकान सजा रहे हैं ताकि राजनेता सरकार से फिर फंडिंग होगी, फिर आंदोलन के नाम पे पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। हमारा कहना है कि ईडी से लेकर के इनकी जांच करें, इनके खिलाफ मुकदमा, आम किसान जो हजारों किसानों के मुकदमे उनको रद्द करके, और जो 41 जो किसान नेता है, तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राज्यपाल और टिकैत, इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है, उनको देशद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ। तो 3 कृषि कानून स्थगित होने के बाद जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने 31 तारीख को देश भर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है, लेकिन एमएसपी की मांग को लेकर कुछ किसानों ने लोहे की जंजीर से बांधकर सिंघू बॉर्डर से ही पैदल मार्च करना शुरू कर दिया। वहीं ये पैदल मार्च दिल्ली जंतर मंतर तक किसान लेकर जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन किसानों को दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर ही रोक लिया और फिलहाल दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी किसानों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पैदल मार्च कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। और एमएसपी गारंटी कानून किसान की जान है, इसके बिना किसान जिंदा नहीं रह सकता और ये जिंदा रहेगा तो गुलामी में रहा गया। इसलिए इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हम जंतर मंतर पर सरकार को चेताने जा रहे हैं कि एक एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, जल्दी लागू करो, जल्दी लागू करो और इस किसान को बचाओ, देश को बचाओ। इसके लिए हम निवेदन करने आए हैं, पूरी देश की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप एमएसपी गारंटी कानून के लिए उठ खड़े हो जाओ। आपके सामने देखिए, आप पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। हम कौन से संवैधानिक है? हमने कौन सा गलत काम किया है? क्या हम कानून के खिलाफ है? क्या हम तो हमारी मांग मान रहे और लोकतंत्र में जायज मांग के लिए प्रदर्शन हो। वहीं करनाल सेक्टर 7 में रात के समय चोरों ने एक कार पर अपना हाथ साफ कर लिया। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 20 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीड़ित कार मालिक कर्णप्रीत सिंह ने बताया कि उन्होंने रोजाना की तरह गाड़ी को घर के सामने खड़ा किया था, लेकिन जब सुबह देखा तो कार वहां नहीं थी। रात के समय चोर उनकी कार को लेकर रफू चक्कर हो गए। घर है और मेरी कार बाहर खड़ी थी एज यूजुअल, मैं रेगुलर जैसे खड़ी करता हूँ,
तो कल क्या है, कल रात को 3 बजे इन 356 के ऊपर मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है, जो मुझे सुबह पता चलता है 8 बजे जब मैं उठता हूँ कि मेरी गाड़ी बाहर नहीं खड़ी। तो इसके बाद मैंने आप लोग को कॉल करा और पुलिस भी आ गई थी टाइम पे और उसके बाद कार्रवाई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है जी? हाँ, सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो टायर के पास आया है और टायर के पास कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं या सेंसर या कुछ उसको डिफ्यूज कर रहा है और उसके बाद वो अपना चला रहा है। खोलने में चलिए फिलहाल कालका से समालका में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।